हर राज्यों में चुनाव होने हैं, पार्टियां सिर्फ महिलाओं को पैसे देने की बात कर रही हैं। अभी जम्मू कश्मीर में कहा कि जो वृद्ध 60 साल से अधिक की महिलाएं होंगी उनको 18,000 रुपया साल का दिया जाएगा। महिलाओं के संघर्ष की कहीं बात नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की कहीं बात नहीं है, महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार को लेकर बात नहीं है। और पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो मनुवादी सोच है, उस सोच के तहत महिलाओं के साथ जो व्यवहार कर रही है राजनीतिक दल, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं पर भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है, क्योंकि बंगाल की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नाक में दम करके रखा है, बहुत बढ़िया बात है। पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, वहां पर 12 साल की बेटी के बाद सामूहिक बलात्कार होता है, पर इसको रोकने जैसी कोई बात हमें इन चुनाव में नहीं दिखाई देती। आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभी डॉक्टर एडवोकेट सुमन मौर्य जी, सुमांगी भारत जी जुड़ी हुई है और डॉक्टर गुंजन सिंह जी जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले एडवोकेट सुमांगी जी का स्वागत करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे बताएं कि किस तरीके से पार्टियां महिलाओं को अधिक से अधिक राजनीति में आने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि राजनीतिक दल अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दें। जी प्रणाम मैम। और बहुत ही गंभीर मुद्दा सबसे पहले आपने रखा हुआ है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं पहले ही आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीति में हमें भागीदार होना चाहिए। हर राजनीति से लेके, हर सामाजिक संगठन से लेके, जो चाहे वो प्रशासनिक संगठन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और ये हर पार्टी को सोचना चाहिए। और हमारे जो बैठे हैं देश के, प्रदेश के जो उच्च स्तर पे लोग बैठे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने कई चीजें राजनीति के साथ साथ आपने कई चीजें, कई वेदनाओं को भी जोड़ा हुआ है मैम। तो अभी हाल में राजनीति की तो भागीदारी दूर की अभी बात है। सबसे पहले तो नारी, जो एक माँ, नारी धरती का सृजन करती है। नारी धरती पर जितने लोग आपको दिखते हैं वो नारी के सृजन से ही होता है। और अगर नारी के साथ ही अत्याचार हो, चाहे वो राजनीतिक अत्याचार हो, चाहे वो सामाजिक अत्याचार हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पे भी आप देखा जाए, तो ये सबसे बड़ा कष्टदायी देश का, समझिए कि देश किसी प्रकोप में है मैम। अभी कासगंज देख लीजिए, हम जिस जिले से आते हैं सिद्धार्थनगर में देख लीजिए। सिद्धार्थनगर की बात अभी बहुत तेजी से आ रही है कि जहाँ पे एक अपने पति को लेके जा रही थी, लखनऊ से वापस लेके जा रही थी और उसके एम्बुलेंस में उसके पति को उतार दिया गया, उसके साथ छेड़खानी की गई। आप बताइए, पति मर गया और लड़की के साथ गलत काम हुआ, उस औरत के, महिला के साथ गलत काम हुआ। महिला अधिवक्ता हूँ, महिला के साथ दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई, उसके साथ गलत काम हुआ। मथुरा में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में आपने अभी बता दिया। गोरखपुर में मैम, जिस समय कलकत्ता का मामला उबल रहा था, उस समय गोरखपुर में और बिहार में, उस समय भी जिसमें डिबेट चल रहे थे, लाइव चल रहे थे, उस समय भी लोगों के साथ रेप हो रहे थे। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है मैम। और राजनीतिक, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब तक लोगों के अंदर डर पैदा नहीं करेंगी, डर पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकेगा। इस प्रकार का अपराध नहीं रुकेगा। और मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अपराध तो होते ही होते हैं, प्लस महिलाओं के साथ, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उनके साथ मेंटली रेप भी किया जाता है। सबसे ज्यादा कष्टकारी ये भी है। और जहां तक रही भागीदारी की बात, तो मैं तो कहूंगी कि महिलाएं, भले हम लोग कहते हैं आधी आबादी सब पे भारी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खुद महिला हूँ। लेकिन अब आज के शासन काल में अब तो डर लगने लगा है मैम। अब तो डर लगने लगा कि कैसे कोई जिएगा। भाई मेरे पास 2 हाथ 2 पैर ही तो है, लेकिन मुझे क्या पता कल को क्या किसके साथ हो जाए। हम भले मजबूत है, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं है इस समय। और मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं कानून से जुड़ी हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, लेकिन मैं कड़े कानून, और मैं तो कहती हूँ कि जैसे सऊदी अरब में होता है वैसे ही कर दीजिए। जब तक डर नहीं होगा और तब तक इस तरह के अपराध नहीं रुकेंगे मैम। और अभी आपने देखा है कि अभी बाराबंकी में एक पीड़ित के साथ रेप होता है, और रेप के मामले में जब वो FIR लिखवाने जाती है दलित महिला, तो FIR नहीं लिखी जाती, उससे पैसे मांगे जाते हैं, उसके मामा से 50,000 रुपये ट्रांसफर करा जाता है। अब आप बताइए, जिस पुलिस से हमको न्याय चाहिए, वो पुलिस हमसे पैसा मांग रही है।
जिस एम्बुलेंस से हमको जाना है उस एम्बुलेंस में हमारे साथ रेप हो रहा है। हमारे अब ये बताइए कहाँ सुरक्षित है, कौन हमको सुरक्षा देगा? और जहां तक राजनीति की हिस्सेदारी की बात है तो वहां पे भी हमारी हिस्सेदारी है नहीं। वहां पे भी महिलाएं, लगभग महिलाओं की शून्यता है। ना हमें एमएलसी का पद दिया जाता है, ना हमें कहीं भी भागीदारी दी जा रही, बस केवल कागज के कोरम में हम बैठे हुए हैं मैम। और बताइए, हमारी माननीय राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, राज्यपाल भी यूपी की महिला है, लेकिन तब भी उनके सामने इतने सारे अपराध आए दिन हो रहे हैं और मैम रुक भी नहीं रहे। आज हो गया, अभी कल के पेपर में आप उठाएंगी, देखेंगे कल फिर किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। तो मैम ये रुकेगा कैसे? और ये मुद्दा नहीं है मैम। मैम अगर ये रुका नहीं गया तो औरतें पढ़ना लिखना छोड़ देंगी। वो तो कलकत्ता वाली तो डॉक्टर थी मैम, उसकी क्या गलती थी आप बताइए? वो तो डॉक्टर थी। कासगंज में जिसके साथ हुआ वो तो अधिवक्ता थी। अब ये बताइए मैम, उसकी शिक्षा में कौन सी कमी थी और उसके साथ करने वाले अपराध में जो अपराधी थे उनके साथ शिक्षा में कौन कमी थी मैम? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको तो दंड दीजिए ही दीजिए, प्लस उसके साथ उसके परिवार को इसलिए दंड दीजिए ताकि उसको ये लगे कि मैं अपराध किया हूं तो मेरा परिवार भी भोगी होगा, परिवार को भी लगे। क्योंकि जब अपराधी अंदर जाता है तो मैं अधिवक्ता हूं, कोई उसका परिवार का ही पैरोकार बन के आके उसकी पैरवी करता है, उसकी बेल कराता है। तो मैं निवेदन करूंगी इस गंभीर मुद्दे पे एक मांग की जाए कि इसकी अगर कठोर से कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा मैम तो ऐसे अपराध पे कभी भी लगाम नहीं लगेगा और इसकी राजनीति होती रहेगी। लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, लोग जुलूस निकालेंगे, लोग शांति मार्च करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं तो कहूंगी, देखिए मैं फिर से बोली कि राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी शर्म की बात है कि लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं और यहाँ पे बेटियां बच नहीं रही हैं, बेटियां मर रही है, तिल तिल के मर रही है। जी, मैं फिर आपके पास